नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त तो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। दरअसल शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उनके करीबी मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। गहलोत 11:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे और अब से थोड़ी ही देर पहले पूछताछ फिलहाल खत्म भी हो गई है और गहलोत बाहर निकल आए हैं। गहलोत नजफगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वे केजरीवाल सरकार में परिवहन, गृह और कानून मंत्री भी हैं। ईडी ने सुबह ही गहलोत को समन जारी किया था और उन्हें तत्काल पूछताछ के लिए बुलाया। गहलोत से पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया था। शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। ये दोनों न्यायिक हिरासत में हैं और इसी केस में 15 मार्च को के कविता और 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल केजरीवाल 1 अप्रैल और कविता 9 अप्रैल तक रिमांड पर हैं। भ्रष्टाचार मामले पर हो रही कार्रवाई को विपक्ष बीजेपी के इशारे पर की जा रही कार्रवाई बता रही है और बीजेपी को घेरते हुए सारा विपक्ष अब एकजुट नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान टेबल पर एक वॉशिंग मशीन भी रखी नजर आई जिस पर बीजेपी वॉशिंग मशीन लिखा हुआ था। खेड़ा बोले, बीजेपी जिन नेताओं पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाती है, पार्टी में शामिल होने पर पार्टी और केस वापस हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें 10 साल पुराना केस भी डालो तो आरोपी बेदाग निकलता है। मशीन के साथ साथ ये कमाल मोदी वॉशिंग पाउडर का भी है। खेड़ा ने एक पेपर जारी कर आरोप भी लगाया कि विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पवन खेड़ा ने और क्या कुछ आरोप लगाए, जरा पहले आप वो सुनिए, उसके बाद आज चर्चा की शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि आखिर भ्रष्टाचार पर प्रहार क्यों सियासी हाहाकार मचा हुआ है। बहुचर्चित वॉशिंग मशीन आपके सामने है। हमारे कपड़ों पर कभी सब्जी के, चाय के दाग लग जाते हैं। चाय बोलते ही थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन चलिए। तो कई बार महंगे से महंगा वॉशिंग पाउडर भी उस दाग को नहीं छुड़वा पाता। लेकिन अब मार्केट में एक ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है और एक ऐसा वॉशिंग पाउडर आ गया है। यह है उस वॉशिंग पाउडर का नाम, मोदी वॉशिंग पाउडर। जिद्दी से जिद्दी दाग हो, चाय का दाग हो, सब्जी का दाग हो, किसी भ्रष्टाचार का, रेल घोटाले का, खेल घोटाले का, निर्माण घोटाले का, सिंचाई घोटाले का, कोयले घोटाले का, चिटफंड का, कोई दाग हो, ये मोदी वॉशिंग पाउडर और ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन, ये आपके सामने लाना आवश्यक था। देश जानना चाहता था, सब जानना चाहते हैं साहब ये कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई मार्केट में। और इसकी कीमत मैं आपको बताता हूं, घबराइएगा मत सुनकर। 8,552 करोड़ की ये वॉशिंग मशीन है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आया था, इसमें एक स्पिन का बटन भी है। स्पिन, वो स्पिन का बटन अगर आप दबा दें तो फिर कोई घोटालेबाज वो राष्ट्रभक्त बन जाता है, स्पिन हो जाता है पूरा गोल। जो कल तक घोटालेबाज था आज वो राष्ट्रभक्त बन जाता है, ईमानदार हो जाता है। ये दूसरा बटन है स्लो बटन। आप देखिएगा ध्यान से। स्लो बटन क्या है कि किसी जांच को धीमा करना हो, उससे पहले बात कर लो, बीजेपी में आ जाओ साहब, सब ठीक हो जाएगा। वो हां सोच रहा हूं कहेगा तो स्लो बटन में चला जाएगा, तो जांच धीरे हो जाएगी, कार्रवाई ढीली पड़ जाएगी, फाइल कहीं नीचे ईडी के ऑफिस में या सीबीआई के ऑफिस में कहीं नीचे चली जाएगी। ये इस मशीन का चमत्कार है। हम चुनाव के बाद क्या क्या करने वाले हैं वो आप देखेंगे, रोज आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। और ये अधिकारी जो इनकी कठपुतली बने हुए हैं, ये भी आज कान खोल कर सुन लें, एक एक को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। वो कितना ही आला अधिकारी हो, किसी भी एजेंसी का अधिकारी हो, जिस तरह से इस देश में मजाक बनाया जा रहा है एजेंसीज का, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार बदलने दीजिए। बहुत तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को, जो कि गंभीर आरोप लगाए हैं और आपने देखा कि किस तरीके से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने साथ एक वॉशिंग मशीन भी लेकर के आए सामने और पत्रकारों को उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से दरअसल जब कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में
शामिल होता है तो किस तरीके से वो बेदाग हो जाता है। बड़े आरोप लगाए गए कि दरअसल बीजेपी में शामिल होने के बाद नेताओं पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जब वही नेता बीजेपी में आ जाते हैं तो उन पर या तो कार्रवाई धीमी हो जाती है, जांच धीरी हो जाती है, या तो फिर मामले ही हटा लिए जाते हैं। तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और लगातार विपक्ष अब एकजुट होता नजर आ रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लेकर लगातार सियासी हाहाकार मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर अन्य विपक्षी राजनीतिक दल हो, लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जांच एजेंसियां जो हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई की हम बात करें, ईडी की हम बात करें, आईटी की हम बात करें, इन सभी एजेंसियों पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की एक विंग बनकर ये सारी जांच एजेंसियां काम करती नजर आ रही हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी लेकिन इन सारे मामलों पर बयानबाजी करते हुए या पलटवार करते हुए हम कह सकते हैं लगातार हमले भी बोल रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पवन गोयल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पवन गोयल जी, गंभीर आरोप आज लगाए गए और अभी तक तो आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन आज पवन खेड़ा साहब तो वॉशिंग मशीन लेकर के भी सामने आ गए, पत्रकारों को उन्होंने दिखा दिया और एक टी शर्ट डालते हैं कि किस तरीके से उसमें भ्रष्टाचार, रेपिस्ट वगैरह क्या क्या लिखा रहता है, और जब वो टी शर्ट बाहर निकाली जाती है तो उसमें बीजेपी लिख करके सामने आ जाता है। जी जी योगेश जी, मुझे लगता है कि माननीय पवन खेड़ा जी को एक वॉशिंग मशीन और रखनी चाहिए थी। वो कह रहे हैं मेरे पास इतना पैसा नहीं है, जो 8,000 करोड़ कितना उन्होंने बताया वो पैसा नहीं है, कह रहे हैं ये ले ही नहीं सकते हम। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा तो इतना अभी मैं गिनवाऊंगा आपकी डिबेट में, आप चलिए ठीक, लगाते लगाते थक जाएंगे। मैं जवाब दे रहा हूँ जी। पांडे जी, उनको एक वॉशिंग मशीन और रखनी चाहिए थी। वो वॉशिंग मशीन इसलिए रखनी चाहिए थी, जिस आम आदमी पार्टी की हवाला देकर वो बातें कर रहे हैं, उसी आम आदमी पार्टी के लिए आरोप लगाते थे ये भ्रष्टाचारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और ये चुनाव में हमें हराने के लिए बीजेपी की षड्यंत्री चाल है, जिसके साथ उन्होंने गले मिला दी। एक वॉशिंग मशीन आम आदमी पार्टी को भी रखनी थी, जो रॉबर्ट वाड्रा को डीएलएफ जमीन घोटाले के अंदर 370 पन्नों की फाइल दिखाते थे, शीला दीक्षित को चोर दिखाते थे और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के लिए कहते थे कि ये दोनों जमानत पे बाहर हैं। नेशनल हेराल्ड केस में इन्होंने देश का नहीं पूरे भारत का पैसा खा लिया। एक वॉशिंग मशीन उनको भी चाहिए, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे को जो कल तक कट्टर बेईमान कहते थे और जनता जो इनको वोट करती थी वो भी ये कहते थे कि देखो जनता भी हमारे साथ है, कांग्रेस को कट्टर परिवारवाद और कट्टर बेईमान, क्या जनता आज इनके कहने पे जब ये दोनों जो मिल गए हैं क्या कट्टर ईमानदार हो गए? तो एक एक वॉशिंग मशीन की इन दोनों पार्टियों को भी जरूरत है। अब बात करते हैं कि इन्होंने 8500 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सवाल उठाए। मैं पूछना चाहता हूं पवन खेड़ा जी से, क्या इस इलेक्ट्रल बॉन्ड जो 7500 करोड़ रुपए का, ये तो एसबीआई के तहत सुप्रीम कोर्ट में सबके सामने है किसने किस पार्टी को कितना कितना चंदा दिया, जबकि 303 सांसद होने के बाद हमारा चंदा 240 सांसदों से कम है। उनका चंदा कितना है? 14,000 करोड़ का, हमारा कम है, कोई बात नहीं, हमारे पास इतना है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है हम उस पर जवाब दें। फिर भी क्या कॉमनवेल्थ घोटाला जो 76,000 करोड़ का हुआ वो 8500 से कम है? क्या कोयला घोटाला हुआ हजारों करोड़ रुपए का, क्या वो कम है? क्या नेशनल हेराल्ड के केस में माननीय राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी जमानत पर है, जमानत उन्हीं को मिलती है जो दोषी होते हैं, क्या वो 8500 करोड़ रुपए से कम है? क्या बोफोर्स तोप का घोटाला 8500 करोड़ रुपए से कम है? ये 8500 करोड़ के तो आंकड़े हैं और उन घोटालों पे इनकी सरकार में रहते, इनकी सरकार में जांचें हुई, इनकी सरकार में ईडी सीबीआई थी, तब वो कट्टर ईमानदार थी। लेकिन आज अगर ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, देश की सुरक्षा और जांच एजेंसी, तो वो भारतीय जनता पार्टी का तोता है। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो वॉशिंग मशीन भी बाहर निकाल ले जो कल तक कट्टर भ्रष्टाचारी जिस, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसके साथ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पवन जी, पूरी बात आपको मैं सबको पूरा मौका दूंगा, ऐसा बिल्कुल निश्चित रहिए। देखिए, मैं अपने नीचे लोअर बैंड में चला भी रहा हूं किन किन नेताओं का नाम कांग्रेस की तरफ से लिए गए हैं और उन पर क्या क्या आरोप लगे हैं और अब उन आरोपों का क्या, उनकी जांच का क्या। बिल्कुल, इनके साथ साथ ये भी चलेगा ना योगेश जी कि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर भी तो आरोप लगाए थे। मैं पूछूंगा, मैं बिल्कुल, मैं हमेशा पूछता हूँ, मैं तो हमेशा पूछता हूँ। बात तो सुनिए सर, नाराज मत होइए योगेश। नहीं, अरे मैं तो बिल्कुल नाराज नहीं, नाराज तो आप होते हैं, आपसे सवाल पूछेंगे तो फिर बैरत। आप बोलिए। नहीं, मैं 10 सवाल करोगे 11 जवाब दूंगा, बोलिए, चिंता ना करो। मैं कांग्रेस और आप पार्टी की तरह डिबेट छोड़ के बीच में भागूंगा नहीं। ठीक है, बोलिए। छोटा सा सिपाही। ठीक। हाँ,
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो फिर तो ये मान लिया जाए जो जिस तरीके से आप नीचे नाम चला रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी का मन करेगा जिस पे आरोप लगाएगी तब दिखाएंगे, जब कांग्रेस पार्टी किसी आम आदमी पार्टी को कट्टर ईमानदार कह देंगे मैंने तो कांग्रेस उनकी की वॉशिंग मैं मशीन में कांग्रेस वो धुल जाएंगे। पवन जी मैंने इसका कांग्रेस के मतलब आरोप तो नहीं यही लगा है। रहा हूं। ये जो नाम चल रहे हैं अजीत पवार, ये आपके जी। नेता इस पर आरोप लगाते थे। हसन मुशर्रफ पर आपके मैं नेता जवाब आरोप दे- उस लगाते पे भी थे। जवाब ये दे तो रहा हूं। कांग्रेस तो अब उस आरोप पे लगा भी रही है, शुरुआत आपने बिल्कुल की ठीक थी। है, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ आपका आ सवाल रहे ये है हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता हाँ। जिनके आप नाम दिखा रहे हो उन पे आरोप लगाते थे, आज उन्हीं की पार्टी में आ गए उनके सहयोगी दल। यही सवाल है ना सर आपका? हाँ, मैं ये जवाब देना चाह रहा हूं कि किसी के ऊपर भी जो जांच चल रही थी सीबीआई या ईडी की, किसी ने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। दूसरा सवाल, जब अजीत पवार जी को माननीय मोदी जी की सभाओं में भ्रष्टाचारी कहा जाता था तो फिर क्या बोलते थे यही विपक्ष के लोग? देखिए, बदले की भावना से एनसीपी को तोड़ने के लिए एक हमारे कट्टर ईमानदार को भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है, और आज उन्हीं की स्टेटमेंट देख लीजिए। अब ये कह रहे नहीं नहीं वो भ्रष्टाचारी हैं, मतलब इनके हिसाब से तब ईमानदार थे, अब ठीक। इनके हिसाब से भ्रष्टाचारी हैं। ये क्या बात हुई? चलिए अब छोटा सा कमेंट ले ठीक लेते है। हैं जरा यश जी से। यश जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। यश जी योगेश जी, जी पवन खेड़ा जी मेरे बड़ों की तरह हैं और मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। राजनीति में मैं हमेशा उनको देख के आगे बढ़ता हूं, और आज उन्होंने इस पूरी दुनिया को, भारत समेत पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि जिसका वॉशिंग मशीन हो उसी की धुलाई कैसे की जाती है। तो ये जो गोयल जी इतनी देर से बोल रहे हैं ना, इधर उधर की बात कर रहे हैं, ये सब उसका नतीजा है। पूरी भाजपा इस समय धुल के सूखने टंगी हुई है, फड़फड़ा रही है हवा में, ये वो दिखाई दे रहा है। ये बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की बात हम क्यों नहीं करते? भाई हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ पे रोता हुआ आया था कि बस मुझे 50 दिन दे दो मित्रों, मुझे 100 दिन दे दो मित्रों, मुझे 5 साल दे दो मित्रों। क्या किया 10 साल में? ये 2015 से 16 के बीच में योगेश जी 88,000 करोड़ रुपए के 500 के नए नोट छप कर निकले, परंतु आरबीआई नहीं पहुंचे, बीच में ही गायब हो गए। छोटी मोटी रकम नहीं है, 88,000 करोड़ 500 रुपए के नए नोट। अब पूछ लीजिए पवन गोयल जी, बोल दें कि भाई इसमें भी कांग्रेस का हाथ है, तो फिर ऐसा कीजिएगा गोयल जी, अपने महान आका को कहिएगा किसी टपकते नल के नीचे जाके खड़े हो जाए, टुल्लू भर पानी ज्यादा पड़ेगा उनको। यदि वो ऐसा बोलते हैं कि इसमें कांग्रेस का हाथ है या किसी भी विपक्षी का हाथ है या विदेशी साजिश है, तो फिर काहे सीना पीट पीट के 56 इंच और 65 इंच और 500 इंच करते रहते हैं? कोयला घोटाले में जिनका ये नाम ले रहे हैं वो सब इन्हीं की सरकार में रहते परी हुए, इन्होंने कुछ नहीं किया। उल्टे जनार्दन रेड्डी को अपने साथ शामिल कर लिया, अब वो बढ़िया आदमी हो गए। अजीत पवार एक बार क्लीन चिट लेके इनको अंगूठा दिखा के चले गए वापस, ये कुछ नहीं कर पाए, ताकते रह गए। दूसरी बार फिर अजीत पवार शामिल हो गए। कल को अगर अजीत पवार फिर कहीं चले गए तब ये क्या करेंगे? कहां मुंह छुपाएंगे? ये परेश रावल से ट्रेनिंग ले लेके भाषण देते हैं, बिल गेट्स के सामने कहने लगे कि हमारे देश के बच्चे पैदा होते ही ये बोलते हैं, हमारे देश के बच्चे पैदा होते ही बिल गेट्स के हिसाब से बात करेंगे। मानसिक और वैचारिक रूप से भी भ्रष्ट हैं हमारे प्रधानमंत्री। और ये जो वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर दिखाया है, इसका सच हम आप सब जानते हैं। चुनावी बॉन्ड से ज्यादा बड़ा खुलासा आज की तारीख में कोई हो ही नहीं सकता, जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि चुनावी बॉन्ड ना सिर्फ गलत है बल्कि असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। उसके बाद भी भाजपा वालों को शर्म आनी चाहिए, नहीं आएगी पर आनी चाहिए। दूसरी एक और खास बात है कि ये हर बार जब भी किसी घोटाले का खुलासा होता है, ये हमेशा बोलते हैं कि भाई विपक्ष में ये हुआ, कांग्रेस ने ये किया, फलानी पार्टी ने ये किया। भाई आपको याद होना चाहिए था कि आपके नेताओं ने कहा था भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, लोगों की जेब में पैसा आएगा। आज लोगों की बचत खत्म, नौकरियां खत्म, रोजगार खत्म। राजनाथ सिंह जी को अभी डर लगा है तो अग्निवीर योजना में बदलाव करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ ये हमें बता रहे हैं आम आदमी पार्टी और दुनिया भर की पार्टी। अरे आपने क्या किया? झांझ बजाई बैठ के 10 साल सरकार में। चीन घुस रहा है एक आदमी। चलिए अनुराग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यस जी, अनुराग तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, आज आपने शायद पवन खेड़ा जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, वॉशिंग मशीन लेकर के उन्होंने आए, और जो लगातार ये अभी तक आरोप लगाए जा रहे थे कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन पर आरोप भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता लगाती है कि ये भ्रष्टाचार हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का दामन वो थाम लेते हैं तो वही पाक साफ हो जाते हैं, उनके सारे दाग धुल जाते हैं। जी योगेश जी, मैंने बिल्कुल पवन खेड़ा जी का
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देखा था। जी। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक दौर अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस या तमाम पार्टी लगा रही है, यस जी, तो मैंने कई चलाई बार है। ऐसा लगता है कि मैंने बाइट भी दिखाई है और अनुराग जी ने सुनी भी है। जी अनुराग जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर आजकल चल रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चल रहा है, उससे एक बात स्पष्ट दिखता है कि पार्टियां लगभग लगभग मुद्दे से भटकाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्यों नहीं कांग्रेस अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो इस चीज पे बात करे कि 2047 में जो विकसित भारत का सपना आज पूरा देश देख रहा है, उससे बेहतर हम क्या कर सकते हैं। क्यों नहीं वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि भारत आज अगर 5वें नंबर के बड़ी अर्थव्यवस्था है तो उसको पहले नंबर पे कैसे लाए। क्यों नहीं वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को आने वाले समय में कैसे बढ़ाया जाए, उसका एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए, उस विकास के नए आयाम कैसे छुए भारत। इन चीजों पे बात नहीं हो रही है। अलग अलग पैतरे अपनाए जा रहे हैं, अलग अलग चीजें लेके आए जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, और उससे लोगों का ध्यान भटकाने का एक पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि लेकिन जो अनुराग जी, वोटर ये है तो दोनों भारत तरफ का, से हो रहा है वो ना, मुद्दे काफी की बात जागरूक हो गया है, दोनों- अवेयर हो गया है। आने वाले जो पिछले 5 या 6 साल का हम लोग दौर देखेंगे, उसमें अवेयरनेस बहुत बड़ी है वोटर्स के अंदर। तो वोटर आजकल हर चीज को समझ रहा है, हर चीज को एनालाइज करता है, उसके बाद वोट देता है। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कर रही है, भाजपा कर रही है, उससे वोटर्स के दिमाग पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वोटर के दिमाग में तभी फर्क पड़ता है जब कोई पार्टी अपना एक विजन डॉक्यूमेंट देती है, अपना एक लॉन्ग टर्म कोई मिशन बताती है, उसी चीज से फर्क पड़ता है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। लेकिन अनुराग जी, सवाल तो यहाँ यही उठ रहा है ना कि अगर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, हम तमाम तरीके जो विपक्षी दल हैं इनका हम जिक्र करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते, तो हम सत्ता पक्ष के नेताओं का जिक्र करें तो वो भी मुद्दे की बात, रोजगार की बात कहां करते नजर आते हैं। अब तो कहते हैं कि लोग सरकारी नौकरी पे आप क्यों डिपेंड हैं, आप स्वरोजगार का वो करिए, आप उस पर पहल करिए, खुद का रोजगार, खुद नौकरी देने की कोशिश करिए। और पहले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, ये कहते थे ना कि नौकरियां सरकारें नहीं दे पा रही हैं। तब भी ये पहल तो तब भी की जा सकती थी कि सरकार इस ओर कदम बढ़ाए कि लोगों को स्वरोजगार मिले और नौकरी पे आश्रित ही नहीं रहे। जी देखिए, बिल्कुल बात आपकी सही है। तो आप कह रहे हैं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी इन चीजों पे बात नहीं करती है, लेकिन आज के समय में जो भारत में एक विचार, एक चर्चा होने वाली बात है, वो सबसे बड़ा जो चर्चा हो रहा है वो हो रहा है कि भारत 2047 में विकसित भारत बनने वाला है। भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत G20 की मेजबानी, सफल मेजबानी कर चुका है। तो ये क्या भारत के बढ़ते हुए दायरे को हम लोग नहीं देख सकते, बढ़ती हुई छवि को नहीं देख सकते? ये बिल्कुल उसी का एक उदाहरण हम लोगों के सामने है। और जो रोजगार की बात कर रहे हैं, एक बेहतर उदाहरण दिया जा रहा है कि आप नौकरी करेंगे तो एक सीमित दायरे में पैसा कमाएंगे, लेकिन पूरी अगर इकोनॉमी को लेके बढ़ना है, आगे लेके चलना है, तो आपको स्वरोजगार की तरफ बढ़ना है। और इसके ऊपर आज से नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई उससे पहले से स्टार्टअप इंडिया का अगर एक स्वरूप बनाया गया तो वो गुजरात में बनाया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात की एक शुरुआत की, और वाइब्रेंट गुजरात ही धीरे धीरे आगे बढ़ के उसने एक बड़ा स्वरूप लिया और स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया का एक पूरा का पूरा वो स्वरूप बना। और आज हमारे सामने दिख रहा है कि उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे देश के सामने दिख रहा है। ठीक, पवन गोयल जी, तो ये कोई नई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से इस चीज पे बातें कर रही है। आपके पास आता हूं पवन जी, आपने जब आप अपनी बात खत्म कर रहे थे तो आपने एक बात लड़ाई में है, वो क्या उससे बेहतर कर पा रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल। तब आप कह रहे थे कि या तो यस जी आ रहे हैं आपके पास, या आप कह रहे थे कि या तो कांग्रेस ये मान ले कि तब गलत बोल रही थी, और या तो अब मान ले कि अब गलत बोल रही थी। यही बात मैं आप पर लाता हूं। आप या तो मान लीजिए कि तब गलत आरोप लगा रहे थे जो कांग्रेस के नेता पर या एनसीपी के नेताओं पर लगा रहे थे, और या तो अब गलत हैं। हम यस जी से भी कहेंगे कि आप माफी मांग लीजिए, और आप भी माफी मांग लीजिए कि आप जितने आरोप लगा रहे थे इन नेताओं पर जो आपके साथ हैं, आज माफी मांग लीजिए कि हम गलत कह रहे थे उस समय, वो सही थे, वो तो पाक साफ हैं।
बिल्कुल ठीक बात है, आपने उल्टा मुझ पे ही काउंटर कर दिया। नहीं हम दोनों लोग मैंने आपके साथ यस जी को, जो मुझे मालूम था कि आप ये चीज आरोप लगाएंगे, तभी मैंने यस जी का भी नाम लिया था कि मैं उनसे भी यही सवाल पूछूंगा, उनसे भी यही बोलूंगा। दोनों लोग माफी मांग लीजिए। आप उनसे कुछ भी बोले, लेकिन मुझसे 10 सवाल करोगे, मैं 11 जवाब। नहीं 10 ही दीजिए, 11 नहीं। कहना चाह रहा हूं, कोई बात नहीं सर, 10 ले लीजिए, 11 आपने। मैं ये कह रहा हूँ योगेश जी, किसी भी जांच एजेंसी ने, चाहे सीबीआई चाहे ईडी, जिसपे कोई मुकदमे चल रहे थे, क्या कोई आपके पास या मेरे मित्र बैठे हुए कांग्रेस के, इनको मिमिक्री बहुत अच्छी आती है, तो मुझे लगता है राजू श्रीवास्तव वाला काम ये कर सकते हैं। कॉमेडी में मोदी जी की आवाज निकाल के दिखा रहे थे, मित्रों का एक एग्जाम्पल दे रहे थे, तो खाम खामे प्रवक्ता बने हुए। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपके पास या इनके पास या किसी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के पास ऐसा कुछ है कि भारतीय जनता पार्टी ने, सीबीआई ने, ईडी ने उन्हें कोई क्लीन चिट दे दी? तीसरी सबसे बड़ी बात, देश की जांच सुरक्षा एजेंसियों में हमने कभी कोई इंटरफेयर नहीं किया। वो सीबीआई और ईडी को आप ये मत बताइए कि वो बीजेपी कर रही है। वो देश की जांच एजेंसियां 2014 के बाद नहीं आई हैं कि 2014 के बाद बीजेपी ने उनका गठन कर दिया है कि आओ जी सीबीआई जी 2014 में आप मोदी जी के बाद इलेक्ट्रिक होते हैं, आओ जी ईडी जी हम आपको इन्विटेशन लेटर दे रहे हैं, आप काम करो। ये पहले भी पवन जी ठीक है, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। ये ईडी सीबीआई एजेंसियां जांच एजेंसियां हाई लेवल एजेंसियां हैं कि हमारे गांव की चौकी इंचार्ज है कोई, जैसे वहां पर मान लीजिए चौकी इंचार्ज भी इतनी जल्दी जांच कर लेता है। 8-8, 9-9 साल से जांचें चल रही है, उसमें कुछ नहीं निकल रहा है। कहां से इनकी सैलरी, कहां से इनकी तनख्वाह जा रही है? देश के आम नागरिक का जो इनकम टैक्स देता है, उसके टैक्स से इन लोगों की सैलरी तनख्वाह जाती है। और 10-10 साल, 15-15 साल ये जांच करते रहेंगे, कुछ मिला नहीं। जब मन होगा सरकारें बदलती रहेंगी अपने हिसाब से, जिस नेता को चाहेंगे अंदर कर लेंगे, फिर बाहर जमानत पे आ जाएंगे। वो जांच हो रही है कि खेल हो रहा है? बिल्कुल आपके सवाल से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। तो मैं ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, शुक्र है 36 में से केवल 12 ही सीएम हमारे हैं, शुक्र है 4100 में से सिर्फ 1550 विधायक ही हमारे हैं, बाकी सारे नहीं है। वरना कह देते हैं कि अब बीजेपी ही एक अकेली पार्टी है। 2014 के बाद 17 पार्टियां ऐसी हैं जो राजनीतिक रूप में उभर के आई हैं। आज देश के अंदर 70 पार्टियां, फिर भी हमारे ऊपर तानाशाह के आरोप लगाए जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, तानाशाह वो होते जब सारे सीएम हमारे होते, तानाशाह तब होते जब सारे विधायक हमारे होते, तानाशाह तब होते जब हमारा मजाक ना उड़ाया जाता कि 38 पार्टियों का गठन कर लिया गया और 30 के पास एक भी एमपी नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको क्या पासपोर्ट और वीजा की जरूरत है? हम उस सवाल, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप तो कहीं और जा रहे हैं। आप कांग्रेस के सवाल का जवाब दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है ही नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, जांच हो रही है, जांच हो रही है तो उस पर कार्रवाई क्या हो रही है, आप ये बताइए। आपके साथ जो भी नेता हैं, या कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, जितने भी नेता हैं कह रहे हैं आप जांच चल रही है। अरे जांच चल रही, जांच कहां है? जनता को जानने का अधिकार है। 15 साल से आप जांच कर रहे हैं, आपकी फाइल ही नहीं मिल रही है। और कुछ मामलों में आप कहते थे कि फाइल अभी गुम गई है, फाइल नहीं मिल रही है। कुछ मामलों में फाइल पड़ी है, ठीक है, जांच। अरे जांच कर रहे हैं कि आप क्या तमाशा कर रहे हैं? आप हाई लेवल जांच एजेंसियां हैं। आपको ऐसे तो किसी ऐसे रास्ते चलते को हायर कर लिया नहीं जाता है जांच एजेंसियों में, किसी भी ईडी है और इनकम टैक्स में उसको बैठा दिया गया। अब सवाल के बाद उत्तर भी सुन लीजिए योगेश जी, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। बोलिए, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। मैं आप पर क्या नाराज होगा भाई? नाराज आप मत होइए। हो जाइए, हाँ हो जाइए। ये देश का चौथा स्तंभ है, होने का अधिकार है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी जांच एजेंसी, कोई भी सुरक्षा एजेंसी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तो राजनीतिक पार्टियों पे, देश के मुख्यमंत्रियों पे, जो भारतीय जनता पार्टी के भी अलावा हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके कंप्लेंट, कोई एप्लीकेशन, कोई याचिका, कोई पीसी, कोई ट्विटर पे क्या कभी कोई कार्रवाई की? कभी भ्रष्टाचारी अगर भाजपा के नेता दिखते हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? अरे 24 मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के अंदर तो सीबीआई के अधिकारियों को बंद कर लिया जाता है। काहे नहीं आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते? काहे नहीं आप सीबीआई ईडी में जाके कंप्लेंट करते? क्या कभी किसी राजनीतिक पार्टी ने आज तक किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट इतनी साफ होती राजनीतिक पार्टियां तो मुझे सवाल ही नहीं करना पड़ता। अगर इतनी ही साफ होती सभी राजनीतिक पार्टियां तो मुझे सवाल ही नहीं ये वाला करना पड़ता। यस जी, तो सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। प्रियंका शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, आपके भी बहुत स्वागत है। जी यस जी, बोलिए आप। जी योगेश जी, देखिए अब किस तरह का रोल सूट करता है, तो ऐसा है कि पवन गोयल जी जो है वो पटियाबाज के रोल में बड़े सूट करते हैं, पर वो तो पहले से ही कर रहे हैं। पूरी भाजपा पटियाबाज है। खैर, मैं वास्तविकता में विश्वास रखता हूं। तो हमारे विश्लेषक महोदय जो कह रहे हैं कि भाई 2047 की बात होनी चाहिए, तो विश्लेषक महोदय को बता दीजिए कि पहले वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा हिसाब निकलवा लें, 50 दिन का हिसाब निकलवा लें, 60 महीने का हिसाब निकलवा लें, उसके बाद 47 की बात करें। ये हवा में किले बनाना, ये केवल फांदेबाजों को शोभा देता है और वही लोग ऐसा करते हैं। यदि कांग्रेस ने ऐसा किया होता तो आप आज भी बैलगाड़ी में बैठे। बीच में मत आइए गोयल जी, आपकी बात नहीं हो रही है।
मैंने यदि तो हम कहा कि ऐसा जवाब करते, दूंगा हमारे आपकी पुरखे, बात। अरे मैं बीच में नहीं interrupt गोयल कर जी, रहा। ठीक है गोयल जी, यदि हम आता हूँ ऐसा आपके पास, करते, बोलिए, आता हूँ योगेश जी, आता हूँ गोयल जी, आता हूँ आपके पास। हाँ श्रीवास्तव। यदि हम ऐसा करते तो 47 से आज तक देश बैलगाड़ी पे होता और 2047 की बातें कर रहे होते। हमने ऐसा नहीं किया, तो वास्तविकता में जीना सीखिए। ये परेश रावल से ट्रेनिंग लेके बैठे हुए नेता के पीछे पीछे जुमले हाँकना बंद कीजिए। सच ये है कि ये जो बात कर रहे थे चाइना की और वाइब्रेंट गुजरात की, तो इस आदमी की ये 44 सेकंड की एक क्लिप किसी ने डाली है सोशल मीडिया पे, जब ये गुजरात के सीएम थे और चाइना की वाहवाही कर रहे थे। खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि चीन के साथ मिलकर सांठगांठ करके इन्होंने गुजरात में कुछ कुछ निर्माण करवाया है। ऐसे व्यक्ति की नीयत पर शक नहीं, यकीन है कि वो देश के खिलाफ काम करने के पहले जरा भी नहीं सोचते हैं। देश की हजारों लाखों करोड़ रुपए की मेहनत से कमाई हुई मुद्रा को अडानी जैसे 2-4 का लोन राइट ऑफ कर देते हैं। क्यों भाई, क्यों ना इसे गबन माना जाए सीधे सीधे पैसे का? आपने किस हक से लाखों करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया? कौन होते हैं आप? आपने लेकिन कैसे ये कैसे आपकी हिम्मत हो गई? ये कोई इसी सरकार में तो हुआ नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि इसी सरकार में आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए योगेश जी, हाँ। जब किसी कारोबारी का लाखों करोड़ का लोन यूं ही राइट ऑफ कर दिया हो, बिना सफाई दिए, बिना जांच किए, बिना उस कारोबारी पे कोई कार्रवाई किए। आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए। अटल बिहारी जी ने भी नहीं किया, हमारी तो बात छोड़िए। सिर्फ नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री मिला है इस देश को जिसने 12 लाख करोड़ कारोबारियों के माफ कर दिए, लेकिन किसान के एक एक ट्रैक्टर के पीछे किसानों के खेत बिक जाते हैं। कौन करता है ऐसा बताइए? 88,000 करोड़ की करेंसी गायब हो गई। नरेंद्र मोदी के माथे पे एक शिकन नहीं है। 88,000 करोड़ क्या होता है योगेश जी? छोटा सा कमेंट पवन जी, छोटा सा कमेंट, उसके बाद प्रियंका जी के पास आता हूँ। गोयल जी। हाँ, योगेश जी जिस अडानी का नाम ले रहे हैं ना, अपने राज्य की सरकारों में आज भी कर्नाटक में और हिमाचल में अडानी के व्यापार चल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ देश के अंदर 22 राज्य हैं। अडानी को जेल में डाल दो, सारे पोर्ट बीच में मत बोलिए, मैं नहीं बोल रहा आप भी बीच में बोले थे। अडानी को इसी समय जब्त करो, अडानी के सारे पोर्ट जब्त करके पब्लिक को वापस दो। करेंगे आप कि 22 राज्यों में उनके व्यापार चलते हैं। अडानी का व्यापार 22 राज्यों में चलता है, तो फिर चंदा चोर है। मैं आपको पूरी बोलने भाजपा नहीं दूंगा चंदा श्रीवास्तव जी। चोर है। अगर आप बोलोगे ना, पूरी मैं भाजपा आपको बोलने चंदा नहीं चोर दूंगा। है, भ्रष्ट है। अब ये सोच लेना, अब जैसे ही आप बोलोगे मैं इंटरप्ट करूंगा। मैंने सिर्फ ये कहा था मैं उत्तर दे रहा हूँ और आप जानबूझ के इंटरप्ट कर रहे हो। आप कॉमेडी करिए, आप कॉमेडी अच्छी करते हैं, चैनल पे आके झूठ ना बोले। आप 22 राज्यों में, दुनिया का सबसे भाजपा की सरकार है, 22 राज्यों में अडानी का व्यापार क्यों? दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस विकास के मुद्दे को लेकर बात मत कीजिए। सड़क 3 गुना बन रही है, एक एम्स की जगह 24 एम्स है। आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है। 12 करोड़ शौचालय नहीं है देश की अर्थव्यवस्था। अगर देश की अर्थव्यवस्था है तो गरीबों को क्यों नहीं उनका हक मिल रहा है? साइन हुआ है। क्यों अनाज बांटते फिर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक सामान बन रहा है। से उनकी एप्पल जमीन 13, छीनते हो, 14, 15। महिलाओं को सम्मान नहीं करते हो, जवानों से उनकी नौकरी छीनते हो, अग्निवीर के नाम पे धोखा देते हो, जीएसटी लूटते हो, पेट्रोल में लूटते हो, इनकम टैक्स में लूटते हो, लुटेरे हो। सुनकर डर लग रहा है, इतनी घबराहट हो रही है। विकास सुनकर घबराहट हो रही है। कोई नहीं मैं डरता। मुद्दों पे ही बात कर रहा हूँ, मैं मुद्दों पे ही जवाब दे रहा हूँ। मैं सड़क पे ही जवाब दे रहा हूँ, मैं स्कूल पे जवाब दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, अच्छा दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को, पवन गोयल जी और यश जी दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे। अनुराग जी विकास पे ही जवाब दे रहा हूँ। एक सेकंड पवन जी, आप रुकिए। अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनुराग जी के पास, उसके बाद प्रियंका जी का कमेंट ले लेंगे। अनुराग जी। अभी हाल के दिनों में मैंने कई जगह पढ़ा था कि कुछ वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं के एक तरीके से राजनीतिक संन्यास लेने के बाद में या फिर कहीं राजनीति से दूर जाने के बाद में एक इकोनॉमी की समझ की बहुत क्राइसिस चल रही है कांग्रेस में। वो सारी चीजें मुझे लग रहा है कि मैं आज देख पा रहा हूँ, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ मैं देख पा रहा हूँ कि कितना क्राइसिस है, इकोनॉमी की जो समझ की जो कमी है उसका क्राइसिस दिखाई दे रहा है। अब एक चीज बताइए कि जब 1990 के समय में जब अमेरिका और चाइना स्टार्टअप की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे थे और अपनी कंट्री में लागू कर रहे थे, तब क्या कर रही थी कांग्रेस सरकार? तब क्यों नहीं लागू किया? तब तो कांग्रेस के पास सारा का सारा साम्राज्य हुआ करता था, तब इन्होंने लागू नहीं किया। आज तक कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो कांग्रेस शासित हो जहां पे स्टार्टअप की पॉलिसीज हुई हो, जहां पे कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई पॉलिसी चलाई जा रही हो, जहां इंडस्ट्रीज जा रहे हो, ऐसी कोई पॉलिसी चलाई नहीं जा रही हो। और अगर कोई राज्य अच्छा काम कर रहा है तो केवल उसके ऊपर सवाल उठाना है, केवल उस जो वो पॉलिसी चल रही है उसके ऊपर सवाल उठाना है और उसको ये बताना है कि वो एक फ्लॉप शो है। लेकिन ये भी जानते हैं कि स्टार्टअप इंडिया कितना हिट शो है और उसको ना सिर्फ भारत में लेकिन पूरे अगर अमेरिका जाएं आप
वहां भी जाए, वहां भी तारीफ हो रही है। आज कोई भी हाँ, आता है तो इस बात को बिल्कुल, लेकर आता है बिल्कुल। कि हाँ, स्टार्टअप को लेकर बहुत अच्छा काम हुआ है। जो वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया गया था वो बहुत सराहनीय काम था, लेकिन ये सारी चीजें नहीं करनी ठीक है। है। मैं ठीक है। एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो पूरे के पूरे 5 साल के कार्यकाल में अशोक गहलोत जी ने केवल 400 स्टार्टअप की शुरुआत की थी, लेकिन उन 400 स्टार्टअप्स में भी किसी को 1 रुपया फंड नहीं मिला था। ये है इनकी उपलब्धि और इस चीज को लेकर ये बहुत खुश हो चलिए, रहे हैं। स्टार्टअप पे भी लेकिन कभी डिस्कस करेंगे घोटाले उस- इन्होंने इतने कर दिए कि ठीक। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए। ठीक है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में पिछली जो कार्यकाल में घोटाले इतने किए कि इन्होंने रिकॉर्ड बनाए। मुझे लग रहा है कि इन लोगों का घोटालों में रिकॉर्ड बनाने का ठीक है, एक बहुत अनुराग जी आएंगे, अच्छा उस पर आएंगे, उस पर भी ट्रैक किसी रिकॉर्ड दिन है। डिस्कस ये करेंगे। लोग यस उसी जी, को आपके पास लेकर आएंगे, खुश छोटा सा रहते कमेंट ले हैं। लेते हैं प्रियंका जी का। प्रियंका शुक्ला जी, लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज आपके एक और मंत्री को नोटिस समन जारी किया गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया। लगभग 4.5-5 घंटे पूछताछ चली और उसके बाद वो बाहर आए। यानी आने वाले दिनों में अभी और भी आपके मंत्रियों का नंबर लग सकता है अंदर जाने का। जी जी योगेश पांडे जी, सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बहुत देर से जुड़ पाई, जितना मैं सुन पाई मुझे लगता है कि जिस तरह की मुश्किलों की बात आप कह रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जो हमारे आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हम निकले कहाँ से? हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। तो हम इन संघर्षों से नहीं डरते हैं। देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है कि आज तानाशाही किस चरम पे है और सारी ब्रजभूषण जनता पार्टी और भ्रष्टाचारी जनता पार्टी के लोग किस तरीके का रुख अपना रहे हैं और किस तरीके का दौर ये चल रहा है। तो इससे तो हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या आम आदमी पार्टी पर केवल रेड का है? मुद्दा क्या अरविंद केजरीवाल की केवल गिरफ्तारी का है? नहीं, मुद्दा है देश के अंदर तानाशाही का। जब जनता जवाब मांग रही है, जब देश जवाब मांग रहा है कि आप ये बताइए कि जो कथित शराब घोटाले की ये बात करते हैं, उसमें जिन लोगों के जो मुख्य आरोपी, जिनको ये मुख्य आरोपी बताते हैं, उनको पहले जेल भेज देते हैं, फिर वही अप्रूवर बन जाता है, फिर वही जेल से बाहर आकर के इनको चंदा दे देता है 55 करोड़ 60 करोड़ का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने डिबेट से भटका रहे, हम भटकने वाले नहीं हैं। इनसे ये बताइए, इनको ये बताना चाहिए कि जिस व्यक्ति को इन्होंने आरोपी बताया था, कभी अचानक उसको बेल मिल जाती है, उसका ये कोर्ट के अंदर विरोध भी नहीं करते, 60 करोड़ का चंदा भी मार जाते हैं देश के अंदर। वो तो धन्यवाद है माननीय उच्चतम न्यायालय का जिसने दखल दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड जो अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला है वो सामने निकल के आया। तो मैं बस यही कि इस तरीके की जो तानाशाही का दौर है, सच्चाई देख रहा है देश और सच्चाई की जीत हो। लेकिन ये कैसी आप कह रही तानाशाही का देश है? इसका जवाब- देखिए, आप इतना तानाशाही का आरोप भी लगा रही हैं, बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट के अंदर अपनी पूरी स्पीच देते हैं, 8-8 10-10 मिनट। इतना बड़ा मौका दिया जाता है, बताइए कौन कहां पर? और इस तरीके से मुख्यमंत्री रहते हुए अगर कोई एक उदाहरण आप दे दीजिए सर, कि कोई भी किसकी भी गिरफ्तारी देखिए, हुई हो। ये ये सवाल तो बात उठता है ना, क्योंकि ये तो आप ही लोग बोला करते थे कि अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगे भी हैं और अगर उसको गिरफ्तारी होती है तो तब तक उसको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। आरोप से निर्दोष साबित हो जाएगा, उसके बाद कुर्सी पर फिर विराजमान हो जाए, क्या दिक्कत है? आप नहीं, फिर मैं कह रही हूँ, सवाल का जवाब होता है, सवाल का सवाल नहीं होता। मैं बार बार पूछना चाहती हूँ, ये भ्रष्टाचारी नहीं, जनता हम पार्टी, सवाल से ब्रजभूषण सवाल जनता करेंगे। पार्टी, तो बलात्कारियों प्रियंका जी, मैं तो मैं- सवाल से मैं सवाल ही इसमें करूंगा। इस पे जवाब ले लीजिए। हाँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने उस दिन कोर्ट के आगे क्या आर्गुमेंट रखे? वो भाषण नहीं था, वो एक पूरे आर्गुमेंट थे और ये प्रावधान है। कोर्ट के अंदर प्रावधान है, इंसान पिटिशनर इन पर्सन करके भी अपनी बात रख सकता है। तो उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स रखे, उन्होंने आर्गुमेंट रखा, उसको न्यायालय ने अनुमति भी दिया। उन्होंने बोला और उन्होंने एक ही बात बोली कि हम यहाँ पर अपनी कस्टडी और अपने रिमांड का विरोध करने नहीं आए हैं। इतना बड़ा साहस कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है कि ईडी की रिमांड का उन्होंने कहा हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हमें बस ये बता दीजिए, ये पूरा स्टेटमेंट जो मैं सवाल कर रही हूँ, उन सवालों को उन्होंने वहां पर भी रखा और पूछा कि भाई मेरा ये तो बता दो कि गिरफ्तार क्यों किया है, तो ये क्यों भागते हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले से क्यों भागते हैं जवाब पवन जी। देने से, ये जनता के हाँ, पैसों का जी, क्या जी, कर रहे हैं, क्यों नहीं बताते? ठीक है, जवाब ले लीजिए पवन जी से। बहन जी, बता थोड़ा लेते सुन हैं, लीजिए। ग्रेजुएशन को बेल मिलती है, बल्कि हाँ, बहन जी, के सुन आरोपियों लीजिए। को बेल मैं मिलती बड़े है ध्यान से सुन रहा और देश को शिक्षा देने वाले, स्वास्थ्य देने वाले जिस के जी, अंदर जी, है, बहन जी। यही देश का दुर्भाग्य जनता देख रही है। इसका जवाब देती है। जी बहन जी, मैं जवाब जी बहन जी जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी, इनकी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी हटा के आरोप आदमी पार्टी इसलिए रख देना चाहिए। सलमान खुर्शीद पे आरोप लगाया, उनसे माफी मांग ली। नितिन गडकरी से आरोप मैडम आपके बीच में नहीं बोला था, आपके ऊपर नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला था, गलत बात है बहन जी। मैं आपके बीच में नहीं, मेरी बहन, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बिल्कुल गलत बात है। डरो नहीं, मैं ज्यादा पोल नहीं खोलूंगा, मैं ज्यादा पोल नहीं खोलूंगा, आपकी डरो मत, डरो मत। सर, आप लोग डर
रहे हैं। तो तभी तो बीच में बोल रहे हैं, तभी तो बीच में बोल रहे हैं। मैं आपके बीच में बोला, मैं आपके बीच में बोला, आप डर के मारे तो बीच में बोल रहे हो कि जैसे मैं पोल खोलूंगा आपको डर लगेगा। मुझे पता है आप बहुत डर रहे हैं, आप इसलिए सुनना नहीं चाहते। आपका डरना ठीक है, वाजिब है आपका डर, मैं समझ सकता हूँ आपका डर वाजिब है। तो फिर आप सुनिए ना, अगर आप इतनी कट्टर ईमानदार है तो सुनिए, तो फिर डर क्यों लग रहा है? बहन जी डरिए मत, मैं ज्यादा पोल नहीं खोलूंगा, डरिए मत। सुनिए प्लीज सुनिए। देखिए इनके हिसाब से आरोप लगाओ, आरोप लगा के उन्हीं के साथ गठबंधन कर दो। लालू प्रसाद यादव जी के लिए बोलते थे बिहार का चारा नहीं खा गए, पूरे देश का चारा खा गए, आज उन्हें कट्टर ईमानदार कह देते हैं। तो क्या इनके हिसाब से चला जाएगा? पहले वो बेईमान थे, आज वो कट्टर ईमानदार हो गए। जिस ममता बनर्जी के लिए ये बोलते थे कि चिटफंड की घोटालेबाज पश्चिम बंगाल की वो दीदी, आज बुआ जी के साथ बैठ के हाथों में हाथ मिला रहे हैं। अखिलेश यादव जी के लिए बोलते थे परिवारवादी पार्टी, और अब आज उन्हीं को ईमानदार कह रहे हैं। और दिल्ली के अंदर अभी ये बड़ी बड़ी शिक्षा की बातें कर रही थी। बहन जी सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए, फिर डर के मारे उछल गए। आप कहाँ डर रही है? आप कहा, मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको, सुनिए, डरिए मत, मैं ज्यादा पोल नहीं करूंगा, डरिए मत, सुनिए। 10 स्कूलों के नाम, 500 स्कूल का वादा किया था जो कि 2010 के अंदर, 2013 के अंदर, 2024 हो गया, 11वां साल है माननीय मुख्यमंत्री जी का। 500 की जगह 4000 स्कूलों की दिल्ली को जरूरत है। ये 10 स्कूलों के नाम बता दे। और छोड़िए, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली से विधायक है, मुख्यमंत्री है 3 बार के जीते हुए, अपनी विधानसभा में सिर्फ एक स्कूल, एक कॉलेज, एक अस्पताल, एक बारात घर का नाम बता दे। मैं चैलेंज देता हूं इनको, बताइए बहन जी, नाम बताइए माननीय दिल्ली की विधानसभा, नई दिल्ली सीट से नाम बताइए। शिक्षा मॉडल की भी आपने बात की ना, नाम बताइए। सौरभ भारद्वाज जी उनको लेकर के नाम, बस ये सौरभ भारद्वाज नाम है। नई दिल्ली के स्कूल का नाम सौरभ भारद्वाज है। नई दिल्ली के स्कूल, नाम बताइए। कमरे बनाने को सफेदी करने को विकास नहीं कहते। कमरे बनाने को सफेदी करने को विकास नहीं कहते। कमरे बनाने को सफेदी करने को विकास नहीं कहते। ये वही कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, अच्छा। वो 370 पन्नों की फाइल का है। अब राहुल गांधी ईमानदार हो गए, अब सोनिया गांधी जी ईमानदार हो गई, पहले उसका अब सलमान खुर्शीद ईमानदार हो गए। यही प्रॉब्लम है। सवाल मैंने क्या स्कूलों के नाम बताइए। ठीक है, अच्छा रोके, दोनों लोगों को रोक रहा हूँ, दोनों लोगों को रोक रहा हूँ। यस जी आपके पास आऊँ, एक छोटा सा कमेंट, यस जी आपके पास मैं आऊँ, एक छोटा सा कमेंट अनुराग जी से मैं लूंगा। दोनों लोगों को रोकूंगा, दोनों लोगों को रोक रहा हूँ, दोनों लोगों को। यस ठीक है, प्रियंका जी रुकिए, प्रियंका जी, ठीक है, रुकिए। अनुराग जी सवाल मेरा आपसे यही है, मैंने वही सवाल हालांकि पवन जी से किया था। ये जांच एजेंसियां जो चल रही हैं, काम कर रही हैं, किस आधार पर थोड़ा सा जनता, आम जनता को, क्योंकि आम जनता को तो ठीक है टेक्निकल चीजें समझ ही नहीं आती हैं आज भी, कैसे विश्वास करे? जो विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई थोड़ी झलकती है उन लोगों को। जाहिर तौर पर है, नारायण राणे हो गए, छगन भुजबल हो गए, अजीत पवार जी हो गए, ये सब भ्रष्टाचार के आरोपी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था इनको, और बड़े बड़े आरोप लगाए थे, श्वेत पत्र तक जारी कर दिए गए, इन पर जांच हुई, कुछ लोग जमानत पर बाहर आए, और अब अगर यही इन्हीं पर सवाल उठाया जाता है तो बीजेपी ये कह करके पल्ला झाड़ लेती है कि साहब जांच तो चल रही है, जांच किसी की बंद नहीं हुई है, फाइल खुली है। तो मतलब 15-15 साल से सीबीआई, ईडी, आईटी जांच कर रही है, 15 साल में इनको सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, तो या तो फिर क्लोज कर दीजिए, फाइल क्लोज कर दीजिए, या तो फिर आप हाथ खड़े कर दीजिए। ऐसे अधिकारियों को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मुझे लगता है होने का कोई अधिकारी नहीं है। 15-15 साल से आप सबूत नहीं खोज पा रहे हैं। जी योगेश जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है और मुझे लग रहा है कि देश को इसके बारे में जानने का एक हक है। इसके बारे में मैं 2 बातें कहूंगा। पहली बात तो ये कि अगर भारत के एक नागरिक का, आम नागरिक का अगर सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, अगर उसका विश्वास है तो उसको बाकी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर भी विश्वास होना लाजमी है और होना चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो भी और संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर आपका विश्वास करने का एक हक बनता है, और मुझे लग रहा है कि भारत के लोगों को उस पर विश्वास करना चाहिए। जिस तरीके से आपने बोला कि इतने साल हो गए जो चीजें चल रही हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा जो कारण बताया जाता है वो ये है कि भारत में हर 2 साल बाद, 5 साल बाद चुनाव आते हैं, और उसकी वजह से जो नॉर्मल प्रक्रियाएं हैं वो बहुत इम्पैक्ट होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लग रहा है कि हर कोई इससे समर्थन देगा। नहीं, मैं फिलहाल नहीं दे पाऊंगा, मैं अनुराग जी फिलहाल नहीं दे पाऊंगा। बताइए ना, चुनाव लोकसभा का, देश का आम चुनाव है, इतना बड़ा चुनाव है, इतना बड़ा चुनाव है, कोई एजेंसी, अगर किन्हीं एजेंसियों पर, किन्हीं अधिकारियों पर कोई फर्क पड़ रहा हो तो बताइए। लगातार कार्रवाइयां तो की जा रही ना, लगातार तो कार्रवाइयां हो रही है। वो वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पे काम कर रही है, ताकि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट आ जाएगा
तो कोई भी सरकार बहुत आराम से 5 साल बड़े आराम से काम कर सकती है, जो भी चीजें अधूरी चीजें हैं, जो पब्लिक से संबंधित चीजें हैं, उसको पूरा कर सके। तो इसी चीज पे तो विपक्ष आज बवाल काट रहा है, विपक्ष उस पर विरोध कर रहा है। लेकिन अनुराग जी, इस बात से मैं भी सहमत नहीं हूँ, इस बात से मैं भी सहमत नहीं हूँ। अगर इसी चीज को वन नेशन वन इलेक्शन अगर उसमें भी बहुत टेक्निकलिटी आ जाएंगी। वन नेशन वन इलेक्शन करना ना भी इतना आसान नहीं है अनुराग जी। पहले देश चल रहा था, पहले इसी सिस्टम पर देश चल रहा था। वन नेशन वन इलेक्शन हुए, एक साथ चुनाव हुए हैं देश में, लेकिन फिर क्या हुआ? जरूरी नहीं है ना, तो उस पर अभी बहुत काम करने की जरूरत पड़ेगी। जरूरी नहीं कि सभी राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार ही आ जाए, फुल मेजोरिटी से आ जाए किसी राजनीतिक दल की। वहां पर अगर 4 राज्यों में मान लीजिए सरकार नहीं बनती है, सहयोगी दलों की बनती है और टूट जाती है, तो फिर क्या वहां पर इलेक्शन नहीं होंगे क्या 3 साल? अभी बहुत इस पर बहुत विचार मंथन और बहुत टेक्निकलिटी चीजें हैं, उस पर बहुत बड़ा काम करने की जरूरत पड़ेगी अनुराग जी। दूसरी बात ये आपने कही कि चुनाव होते हैं इसलिए इन एजेंसियों पर काम, इन एजेंसियों पर फर्क पड़ता है। मैंने आपको कहा कि देखिए फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता होता अनुराग जी, अगर फर्क पड़ता होता तो ये जो कार्रवाइयां हो रही है, पूछताछ हो रही है, बुलाया जा रहा है नेताओं को, कैसे होता? मुझे लगता है कि बुलाया ही नहीं जाता किसी को, तब तो सारी कार्रवाई ठप हो गई होती। तो चुनाव मुझे लगता है इतना इंपैक्ट नहीं करता है। यस जी। योगेश जी देखिए, जो यहाँ पे व्हाट्सएप पढ़ के विश्लेषक बने हुए हैं उनको मैं 2 बातें कहूंगा। पहली, यदि हमें इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है तो इन्हें सबसे पहले जाके निर्मला सीतारमण जी से बात करनी चाहिए। इतने साल वित्त मंत्री रह के वो खुद का वित्त मेंटेन नहीं कर पाई, चुनाव नहीं लड़ पा रही है। दूसरी बात, यदि हमने कोई नीति लागू नहीं की थी और ये आरएसएस वालों को बड़ी अकल चल रही थी, तो ये तब क्यों नहीं खड़े हुए? आज आए यहाँ छाती पीट के रोते हुए, तब तो नहीं आए। हम तो इनकी हर गलती पे आज ही खड़े हो जाते हैं, अभी बोलते हैं। चुनावी बॉन्ड के खिलाफ भी हम शुरू से हैं, और देश में भ्रष्टाचार जब एक के बाद एक उजागर हुआ, ए राजा को हमने खुद गिरफ्तार किया, हमारी सरकार में गिरफ्तार हुए ए राजा, लेकिन इनकी सरकार में बरी हो गए। तो यहां से इनकी नीयत साफ दिखाई देती है। आज जनार्दन रेड्डी इनकी पार्टी में, नवीन जिंदल इनकी पार्टी में, 88,000 करोड़ के नोट गायब, कोई जवाब नहीं। नोटबंदी के 50 दिन, कोई जवाब नहीं। पीएम केयर्स फंड, कोई जवाब नहीं। और तो और पुलवामा के बाद इनका एक वो एक्टर भारत के वीर नाम से फंड बना के वो पैसा गायब कर गया, उससे भी कोई सवाल नहीं। ये हमें भ्रष्टाचार और इकोनॉमिक्स सिखाएंगे। आज में जियो अनुराग तिवारी जी, आज हालत ये है कि देश का 83% युवा बेरोजगार है। युवाओं को चाहिए रोजगार। ये 47, 57 और सन 3000 की बातें बाद में फेंकना, जो पहले जुमला दे चुके हो वो पूरा करो, नहीं तो इस्तीफा दो, कुर्सी से हटो। ये मान लो। तो आप सुन लीजिए ना, फिर सरकारी मशीनरी का उपयोग तुम्हारी सरकारों में 12 किलोमीटर सड़कें बनती थी, तो आज 36 किलोमीटर सड़क बन रही है, 3 मिनट में सड़क बन रही है। अब सुनना पड़ेगा, जैसे बीच में तंग किया था, जैसे बीच में तंग किया था, सुनना पड़ेगा। विकास का ही सुनना। मैंने किसी को पर्सनल टिप्पणी नहीं, जैसे किसी सड़कें बन रही है, 47% इलेक्ट्रॉनिक बन रहा है, 12 करोड़ शौचालय बन रहा है, 12 करोड़ जल से नल बन रहा है, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने वो करके दिखाया, आज हम इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपको नहीं दिखेगा। नहीं, किसी को पर्सनल टिप्पणी नहीं। दोनों लोगों की आवाज नहीं, किसी पर्सनल नहीं हुई भाई, पर्सनल नहीं। प्रियंका जी ठीक है, एक सेकंड रुके। प्रियंका जी, आप लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी है, आप लोग बड़े ईमानदार हैं, पाक साफ हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, हमने वो भी दौर देखा है, देश ने वो दौर देखा है कि हमारे नेताओं ने जेल में रहकर चुनाव जीते हैं। एक भी दिन चुनाव प्रचार उसने नहीं किया। जॉर्ज फर्नांडिस साहब जेल के अंदर थे और एक भी दिन उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया, और 2 लाख से ज्यादा मतों से वो विजयी हुए थे। तो फिर काहे लिए, अगर आप पाक साफ हैं, ईमानदार हैं, तो जनता देख रही है, चुनाव आ रहा है, सर पर चुनाव है, जनता निर्णायक भूमिका में निर्णय दे देगी। काहे लिए इतना परेशान होने की जरूरत है? बिल्कुल ठीक कहा योगेश जी आपने। मैं फिर काहे इलेक्ट्रल बोर्ड में इतना पहले भी बोला था, रुक जाइए, आप इतना क्यों डर रहे हैं, क्यों फड़फड़ा रहे, रुक जाइए, मेरा सुन लीजिए। हमने पहले भी कहा था, मैं भी फिर दोहरा दे रही हूँ, हम डर नहीं रहे हैं। अरविंद जी का आपको कोर्ट का वो पूरा 8 मिनट का जो भी उनके आर्गुमेंट्स है उसको सुनना चाहिए, सबको बार बार सुनना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगी चैनल भी उसको दिखाए। वो बार बार कहते हैं, वो सवाल उठाते हैं, अपने तमाम आर्गुमेंट को रखते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि वो कस्टडी, उन्होंने कहा कि हम कस्टडी का विरोध करने ही नहीं आए हैं। अगर डर लगता तो कस्टडी की बात, उन्होंने कहा विरोध नहीं कर रहे हैं, अगर गलत है तो जांच करिए। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि गुजरात में जो मोरबी पुल हादसा होता है उसमें सीबीआई नहीं पहुंचती, गुजरात में शराब बंद है, शराब में जहरीली शराब पी करके लोग मर जाते हैं, उसमें शराब नहीं, उसमें पंजाब में भी तो मर रहे हैं। ये तो हर जगह का खेला हो रहा है पंजाब में। पर जब विपक्ष की बात करते हैं
वहीं जब विपक्ष की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है। मैं कह रही हूँ कि एक आप इस पूरे मामले में देखिए, पूरा मामला मनी ट्रेल का मामला ये बता रहे हैं, मामला ये नहीं बता सकते थे कि मामला क्या है। मनी ट्रेल तो पूरा बीजेपी के पास हुआ है, पैसा तो ये पूरे देश के सामने कि पैसा जो है अरविंदो फार्मा ने जो किसको दिया है, तो मनी ट्रेल बीजेपी के पास होता है। नाम लेते हैं, हमारे लिए एक फूटी कौड़ी अठन्नी नहीं मिली इनको। दूसरी बात, एक स्टेटमेंट के आधार, 4 स्टेटमेंट के आधार पर केवल एक सिटिंग मुख्यमंत्री को ये अरेस्ट करवा लेते हैं। अगर यही बात है तो पुलवामा के मामले में आप देखिए, सत्यपाल मलिक जी ने पीएम नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, तो नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं कराती है अरेस्ट करने के लिए, उन पे क्यों नहीं मुकदमा चलता? अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी है तो स्टेटमेंट उन्होंने बार बार लिखा, उन्होंने बीबीसी को जाके कहा था, इंटरव्यू दिया, उसमें क्यों नहीं स्टेटमेंट? इनको भी इस्तीफा किया, को इस्तीफा दे करके इनको गिरफ्तारी लेकर नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आप अपनी बात रखिएगा, आप अपने पीएम का नाम लिया जाता है, जब सत्यपाल मलिक के नाम लेते तो उनकी अरेस्ट नहीं होती। आप एक स्टेटमेंट के आधार पर आपने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करवा आपके हिसाब से अरेस्ट करेंगे 27 लोगों को आम आदमी पार्टी नहीं, पवन जी रोकेंगे, पवन जी प्लीज, सभी को रोकना पड़ रहा है, मुझे सभी को रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय का अभाव है, सभी को रोकना पड़ रहा है, सभी को रोकना पड़ेगा। प्रियंका जी माफ कीजिएगा, आपको भी रोकना पड़ा है, समय का अभाव, इसलिए मुझे चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ रहा है। और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। चलिए आप लोग अपनी जो ईमानदारी है उसका सबूत दीजिए जनता के बीच में और कोर्ट में भी, अदालत के सामने भी। और जो भ्रष्टाचार का सबूत सामने आ रहा है वो भी लोग भ्रष्टाचारियों का सबूत पेश करें जनता के सामने और अदालत के सामने। जनता तय करेगी आने वाले लोकसभा के चुनाव में कि आखिर किसे सत्ता पर बिठाना है और वही निर्णायक भूमिका अदा करेगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।